वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। दिशा सालियान केस, सुशांत सिंह केस और इन सब के लेकर के और उच्च न्यायालय मुंबई में दोनों की पिटिशनें आ चुकी हैं। मैं पहले एक बात कहना चाह रहा हूं आप सब लोगों से, जो विधि विधान न्यायपालिका के जो रास्ते हैं वे रास्ते पहले से तय हैं। इनमें अब हम तब्दीली कर लेंगे इन दो केसेस के आधार पर, तो ये ठीक नहीं है। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ आपसे पहले कि बहुत गंभीरता से कहना चाह रहा हूँ। मैं एक सतीश सालियान का दिल अपने अंदर रखते हुए, मैं के सिंह साहब का दिल अपने अंदर रखते हुए, वो उन दोनों बच्चों के पिता हैं, उस तरीके से आप हम में से भी जो बड़े लोग हैं वो पिता का हृदय रखते हुए बात कह रहा हूँ। ये रास्ते अपने हैं, विधि विधान के रास्ते अपने हैं। दर्द का रिश्ता तो एक होता है, वो अपने अंदर है। अब बात जो कहना चाह रहा हूँ कि हमें अति उत्साह, अति निराशा दोनों नहीं रखना है। हम एक समय इन दोनों को लेकर के, और लोग भी भूल चुके थे, और जो जो रास्ते थे वे भी लगभग बंद हो चुके थे, लेकिन कहीं न कहीं वापस रास्ते खुले और हम वापस उस स्टेज पर आ गए हैं जहां से न्याय मिलने की न केवल संभावना बल्कि न्याय मिलना लगभग निश्चित हो गया। तो अब निराशा को कोई कारण नहीं। इसलिए अति उत्साह में इतना कि सब कुछ बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, और अति निराशा की एक तारीख क्या निकल गई, हम निराशा के भाव में डूब जाएं, ये दोनों चीज़ें ठीक नहीं है। इसलिए 2 अप्रैल को जो दिशा सालियान की हियरिंग हुई, एक धारणा ये अचानक ही बन गई कि उसमें जानबूझ करके और वो गलत बेंच पर दे दिया गया, या कि ऐसा षड्यंत्र पूर्वक हुआ। दोनों चीज़ें, तो इन दोनों से परे हमको निकलना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, अगर ऐसा होता तो ये पिटिशन स्वीकार ही क्यों होती। माननीय उच्च न्यायालय मुंबई द्वारा उसको पिटिशन को, सतीश सालियान जी की पिटिशन को कि मेरी बेटी दिशा सालियान की का रेप और मर्डर हुआ है, उसकी पुनः जांच की जाए। मैं शुरू में लोगों के प्रभाव में आकर के, और मुझे ऐसा दबाव कर दिया गया था कि मैंने उसको स्वाभाविक रूप से आत्महत्या मान लिया था, लेकिन वो सही नहीं है। अब मेरी पिटिशन स्वीकार करें, और आदित्य ठाकरे और साथ में ये सब लोग जो उनके साथ में नाम उन्होंने दिए, इन पर FIR दर्ज हो, इनका अरेस्टिंग हो, इनका नार्को टेस्ट हो, और इस पर इसके लिए आदेश हो। इसको लेकर के वो मुंबई उच्च न्यायालय में गए। तो अब जाकर के जब पिटिशन स्वीकार हुई, पिटिशन रिजेक्ट भी तो होती, न्यायपालिका में पिटिशन स्वीकार हुई। और याद रखिएगा, पिटिशन जब स्वीकार होती है, नहीं होती है, दोनों स्थितियों में सरकारी वकील का बड़ा अहम रोल होता है। वहाँ पर महाराष्ट्र सरकार के एडवोकेट्स ने पिटिशन स्वीकार करते समय कोई विरोध नहीं किया, वो चुप रहे। ठीक इस तरीके से 2 अप्रैल को जब वापस हियरिंग पर बात आई, तो ऐसा नहीं है कि अपने आप वो उस टेबल को बदलवाया गया। नीलेश ओझा जी और उनकी एडवोकेट्स की जो टीम वहाँ पर पूरी थी, उन्होंने ये आशंका व्यक्त की कि ये जो बेंच है, दो जस्टिस की 2 न्यायमूर्तियों की बेंच होती है, बोले यहाँ से सही न्याय मिलने में हमें संदेह है, क्योंकि ये क्रिमिनल केसेस या फिर महिला उत्पीड़न के केसेस को सुनने वाली बेंच ही नहीं है। लिहाजा हम यहाँ के बजाय इसको अन्यत्र बेंच में स्थानांतरण चाहते हैं। ये इनकी आकांक्षा थी। तो उस आकांक्षा, उस समय भी अगर गवर्नमेंट एडवोकेट जो है, महाराष्ट्र सरकार के एडवोकेट्स, सॉलिसिटर्स वगैरह, वो उसका विरोध कर सकते थे, लेकिन वहाँ नहीं किया। सरकारें बदलने से ये अंतर पड़ता है। पहले यही नहीं होता था जब उद्धव सरकार थी, तो न तो केंद्र की तरफ से न राज्य की तरफ से जो वहाँ पर शासकीय अधिवक्ता थे वो चुप रहे। उन्होंने भी एक तरीके से मौन स्वीकृति दी कि ठीक यहाँ से ट्रांसफर इस बेंच से होकर के। और अब जो केस जहाँ पर कहाँ पर होना, चीफ जस्टिस की तरफ से जब आग्रह मांगा गया कि भाई किधर दें, तो अब उन्होंने कहा कि भाई हमें जो कोतवाल जी की साथ में मोदक जी की बेंच है, कोतवाल जी और सारंग कोतवाल जी और जस्टिस मोदक जी की बेंच है, उसमें दिया जाए, क्योंकि वो महिला उत्पीड़न और ये जो आपराधिक महिलाओं के साथ में कृत्य होते हैं, उसके लिए उसकी सुनवाई हेतु ही ये बेंच है, हमें वहाँ दिया जाए। वो बेंच अलॉट हो गई, ये उसी दिन हो गई। ये क्यों संभव हो पाया? क्योंकि गवर्नमेंट एडवोकेट का, महाराष्ट्र सरकार के सॉलिसिटर्स का, सेंट्रल गवर्नमेंट के सॉलिसिटर्स का कोई विरोध नहीं था। इसलिए ये कहना कि षड्यंत्र पूर्वक ऐसा किया गया होगा, कई दफ़े स्वाभाविक रूप से हियरिंग पर चला गया ना केस,
और हीरिंग पर केस चला जाने का मतलब ही होता है कि न्याय तो मिलना है। अब बहुत हुआ 1 सप्ताह 10 दिन में ये वहाँ से अलॉट हो जाएगा, अन्यथा उसका जो अर्जेंट हीरिंग की पिटिशन होती है वो लगा करके, आवेदन लगा करके उसको हीरिंग पर ले लिया जाएगा। अब उसके लिए भी इतना परेशान होना कि ये इसके बाद में 15 मई का ये आ जाएगी, सुनवाई आ जाएगी, भाई नोटिस इशू होंगे। अब जब हीरिंग होगी सबसे पहले नोटिस इशू होंगे। हो सकता है नोटिस इशू होने वाले दिन ही आदित्य ठाकरे और उनकी गैंग के ऊपर एफआईआर के लिए आदेश कर दिए, और जब हाई कोर्ट आदेश करेगा या कोई भी कोर्ट आदेश करता है एफआईआर का, तो फिर एफआईआर दर्ज करना ही पड़ती है। अभी जो वहाँ के गृह राज्य मंत्री ने इनके जो सतीश सालियान जी के आवेदन को लेकर के कहा कि हम ये इसको एफआईआर दर्जीकरण ही समझिएगा, तो वो एक तरीके से एक सरकार के मंत्री ने बोला है और कागज लिया है, वो स्वीकृति हो गई। पुलिस को द्वारा जो क्रमांक देना चाहिए था वो नहीं दिया, हम भी समझ रहे, लेकिन हो सकता है अभी जब 1 सप्ताह 8 दिन में जब हीरिंग पर इसको लेकर के, तो माननीय न्यायमूर्ति द्वय ये कर सकते हैं कि तुरंत एफआईआर दर्ज किया जाए, और आपने क्यों नहीं किया इसका नोटिस भी हो सकता है इशू। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखें, धैर्य में निश्चित रूप से इन दोनों बच्चों को न्याय मिलेगा। टॉलरेंस रखें, जागृति रखें, और इतना घर घर तक, मन तक, हर हमारे चाहने वालों तक ये रहे, उम्मीद रहे, निराशा का भाव नहीं रहे। हम निश्चित रूप से उन दोनों जो पवित्र आत्माओं का के साथ जो हुआ उनको न्याय दिलवा करके हम सारे लोग दम लेंगे। भारत माता की जय।